गाइस। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप जानना चाहोगे कि हु एम आई। सो आई एम कबीर राठौड़ and I'm a chartered accountant by profession and I'm currently working in Infosys and I'm a rank holder of the class 12th. I got 95 marks in economics out of 100. कम है but हाँ ठीक है। And why am I doing this? So the reason is I just want to share my knowledge and I always wanted to teach but I could not because you know how much earning is in this profession. So I better thought to be CA and I thought of pursuing this profession or this hobby just side by side of my job which I am currently doing as a chartered accountant and ये दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट मी हु एम आई। ओके। सो ताकि आपको पता चले कि हाँ आप किस बंदे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो भरोसा नहीं आता ना। तो पहली बात आती है इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। सर आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, मैं 12th क्लास में हूँ, मैं कॉमर्स में हूँ, तो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। या कॉमर्स में नहीं हूँ या 12th में नहीं हूँ फिर भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स समझनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो या हो तो भी इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि अपन इसका पार्ट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। मतलब सबसे पहले तो जो ह्यूमन बींग्स होता है उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती है। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे ये चाहिए, और कभी भी अपनी वांट्स ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो अपने पास रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो अपने को कितने अच्छे से अपन उस रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, अपन उस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्कैर्सिटी का मतलब क्या हुआ? स्कैर्सिटी का मतलब हुआ कि अपने पास जो वांट्स है वो बहुत अनलिमिटेड है। अपन की वांट्स चेंज होती रहती है। एक चीज़ अपन एक्वायर करते हैं उसके बाद अपन दूसरी चीज़ एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन अपने पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सो दैट इज स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी इज wants or the need or the demand is very much high but the supply is very much low or supply is less than the demand. That is scarcity situation in economics, ठीक है। So we have to make choices in order to कि अपन अपने को वो चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि अगर मेरे पास 100 रुपये है और मेरे को 200 रुपये की नीड है तो मैं 100 रुपये को कैसे यूज़ करूँ कि मेरी ज़्यादातर नीड पूरी हो जाए। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट चॉइसेस बनानी पड़ेगी। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तो अपन ने ये समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा समझाने वाली बात होगी इकोनॉमिक्स की होता क्या है, अपन कर क्या रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। अपन एक साइंस पढ़ रहे हैं स्कैर्सिटी की and the choice of and study of the choices. Okay, okay sir, okay भैया, whatever you want to know. Okay, so the second slide which so आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपन इकोनॉमिक्स में जैसा आप समझते हैं कि इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। दो तरह की होती नहीं है, इसको दो भागों में बांटा गया है। सो दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपन ये पढ़ लिया इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब इकोनॉमिक्स के दो टाइप हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है सर। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि अपन जब इंडिविजुअल बंदे के बारे में पढ़ते हैं, जब अपन इंडिविजुअल कंज्यूमर, फॉर्म, फैमिली, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है कि जब अपन पूरी इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ेंगे, जब अपन इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल फर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे और अपन पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम जैसे आप मान लो आप पीएम हो इस देश के, और आप अब आप इकोनॉमी को किस तरीके से देखोगे। अब आप थोड़ी देखोगे लाला राम जी क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखोगे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो आप ये देखोगे। आप पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में नहीं पढ़ोगे, है ना। तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैं मैक्रो और माइक्रो का जो डिफरेंस होता है वो आप जानते ही हो, इंग्लिश वर्ड्स मैक्रो माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट डिटेल देखते हैं अपन हर चीज़ की, और मैक्रो का मतलब होता है बहुत ऊपर लेवल से देखना, ऊपरी ऊपरी लेवल से देखना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो स्कोप क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग फैक्टर्स, ये सब चीज़ें देखेंगे अपन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो कि आपको भी दिख जाए ढंग से, है ना। So it will cover the various issues like demand, supply, product pricing, factor pricing, production, consumption। ये सारी चीज़ें आएगी मैक्रो में। मैक्रो में क्या आएगा? मैक्रो में अपन ये नहीं देखेंगे कि पर्टिकुलर डिमांड, सप्लाई क्या है, क्या प्राइस है। अपन ये देखेंगे नेशनल इनकम क्या है, नेशनल प्राइस लेवल क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट की लेवल क्या है, कितना मनी आ जा रहा है, तो पूरे देश की बातें करेंगे अपन मैक्रो में। इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इट हेल्पिंग डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अपने को प्राइजेज पता चलेंगे, अपन को पता चलेंगे कि लैंड की क्या प्राइस चल रही है, लेबर की क्या प्राइस चल रही है, जिस पे अपन लेबर को खरीद बेच सकते हैं, अपनी क्या कैपिटल है, कैपिटल की प्राइस क्या चल रही है, तो कैपिटल की भी प्राइस होती है जी, हाँ बिल्कुल होती है। कैपिटल की प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है तो नहीं, वैसे मैं बोल देता हूँ 1 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है। अब 1 लाख रुपए जो मेरे पास है, अगर मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपए दूंगा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें ये एक्सपेक्ट करके 1 लाख रुपए दूंगा बेटा कि तुम मुझे 1 लाख रुपए के साथ में कुछ इंटरेस्ट भी दोगे। सही है कि नहीं, कि आप इंटरेस्ट भी दोगे, है ना। मुझे मुझे तो ये लगता है ना कि आप मुझे इंटरेस्ट भी दोगे, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट आप मुझे दे रहे हो उस 1 लाख के बदले में, ठीक है, वो उसकी प्राइस है, ठीक है। तो दैट इज़ द प्राइस दैट, और जो आप रिटर्न कमा रहे हो, आपने है ना, आपने किसी को उधार नहीं दिए पैसे, आपने है ना किसी बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। तो अब आपने किसी बिजनेस में लगा दिए, तो आप बिजनेस में लगा दिए, तो आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस में लगाने के बाद में आप रिटर्न कमाओगे, जरूर रिटर्न कमाना चाहिए, तो बिजनेस में लगाया, बाकी क्यों लगाया, है ना। तो रिटर्न जो कमाओगे वो आपका जो है वो प्राइस है, कितना रिटर्न कमाओगे, कितना चाहते हो आप, तो जितना रिटर्न आप चाहते हो अपनी कैपिटल पे उसको प्राइस बोलते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है सर, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इट मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द जनरल प्राइस लेवल एंड रिजॉल्व द मेजर प्रॉब्लम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितनी जीडीपी है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, कितना रिफ्लेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या वर्ड्स है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको ये वर्ड्स नहीं आते, तो अपन इन सब के बारे में पढ़ेंगे बाद में जाके, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की। तो लिमिटेशन ये है कि अगर मैं एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली पढ़ूंगा ना, तो मैं उसको ये समझ के पढ़ रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट पूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं ये एजम्पशन लेता हूँ कि देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, नहीं ऐसा होता है क्या कभी कि पूरी एम्प्लॉयमेंट हो, नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसकी लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है कि अपन जब बहुत ही ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, तो अपन माइन्यूट डिटेल छोड़ देते हैं, तो अपन ये समझते हैं कि भाई जो मुझे ऊपर से दिख रहा है वही नीचे से होगा। समझते कि नहीं समझते, बिल्कुल सर समझते हैं। तो बस यही इसकी दिक्कत है कि अपन बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपन ये एजम्पशन ले लेते हैं कि जो जो ऊपर के लेवल पे है वही नीचे के लेवल पे होगा, अपन ये एजम्पशन ले लेते हैं, और वो एजम्पशन ही दिक्कत वाली बात होती है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके सर, तो आप क्या कहना चाहते हो सर, आप क्या कहना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हो गई दोनों की दिक्कतें, दोनों की लिमिटेशंस, ठीक है। दोनों की इंपॉर्टेंस पढ़ लिया अपन ने, दोनों के स्कोप पढ़ लिया अपन ने, दोनों के मीनिंग्स पढ़ लिए, माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस अपन ने इस तरीके से पढ़ लिए कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। अब की डिफरेंसेस अगर मैं थोड़ा मतलब टेबल वाइज नहीं चलूँ और इस तरीके से आपको बताऊँ, तो ये डिफरेंस होता है कि सबसे पहले अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि अपन पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या डिफरेंस है इसके बारे में, दूसरा डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर, फिर आप क्या बोलना चाहते हो। फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन कैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी, कैसे कोई क्वांटिटी चेंज होगी वो पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ता है, पूरा मॉनेटरी, पूरे देश की मॉनेटरी के बारे में पढ़ते हैं, पूरे पूरे देश में जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई चल रही है वो पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है कि डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सिट्यूट गुड्स। एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं अपन, उनके प्राइसेस के बारे में पता करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अपन पूरी जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करते हैं।
Okay, so while analyzing any economy, microeconomics take a bottom up approach while macroeconomics take a top down approach. Bottom up approach मतलब बहुत नीचे से चलते हैं, अपन नीचे से देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो अपन बहुत डिटेल से देखते हैं, मतलब एक एक चीज़ डिटेल से देखते हैं, तो इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, अपन ऊपर से देखते हैं, ऊपर ऊपर चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखते हैं, अपन बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे नहीं जाते, तो इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं. तो ये हो गया मैक्रो और माइक्रो. दो इकोनॉमिक्स क्या होती है अपन ने पढ़ लिया. इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी अपन ने पढ़ लिया. अब अपन आते हैं, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस दिया है, आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे ये, तो आपको ये याद करना है. वैसे कंसेप्ट मैंने बता दिया, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन पूछ ले भाई 10 डिफरेंस बताओ, होता तो एक ही है, तो अब 10 कैसे बताओ, तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाई है. ठीक है, ठीक है सर. ओके, आ जाओ बेटा. तो अपन अब पढ़ रहे हैं, तो अपन ने ये पढ़ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ लिया अपन ने, ठीक है सर. अब इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एजेंट. इकोनॉमिक एजेंट वो होते हैं फैक्टर ऑफ और द सेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी होता है. तो सबसे पहले इसके लिए आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है सर. तो अपन आ जाते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे. ठीक है सर. तो कितने सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर. तो एज पर मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देर आर 4 सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. कौन कौन से होते हैं वो. तो वो होते हैं, सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. तो अब ये चारों मिलके ही इकोनॉमी को चलाते हैं. हाउस होल्ड कैसे चलाएगा, हाउस होल्ड दो चीज़ें करेगा, एक तो डिमांड करता है किसी भी गुड्स की, क्योंकि वो खाएगा पिएगा रहेगा, वो ही तो होता है जो डिमांड करता है. फिर वो सप्लाई भी करता है लेबर्स की, तो इस तरीके से वो डिमांड भी करता है और सप्लाई भी करता है हाउस होल्ड. इस तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. फर्म्स क्या करती है, फर्म्स जो है वो क्या करती है कि फर्म्स क्या होती है, फर्म्स ये होती है कि ये कोई बंदा या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पैसा है, कैपिटल है, वो फर्म बनाएंगे. फर्म बना के वो क्या करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे. प्रोडक्शन करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. वो चीज़ें यूज़ करके वो क्या करेंगे, आउटपुट बनाएंगे. आउटपुट बनाने के बाद में उसको सेल करेंगे, सेल कर देंगे और प्रॉफिट आ जाएगा. प्रॉफिट जो होगा वो होगा किसके लिए, वो होगा उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए. ठीक है. तो 2000 फर्म, फर्म कैसे हेल्प करती है, फर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, फर्म पैसा कमाती है, फर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रॉ मटेरियल का पैसा देती है. तो इस तरीके से मनी का रोटेशन होता है. फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. रोड हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ब्रिज हो गया, आपका इंडस्ट्रीज़ के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें करती है, और इसके बदले में वो क्या लेती है, टैक्सेस लेती है. तो गवर्नमेंट इस तरीके से पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में. फिर चौथा सेक्टर होता है अपना एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर कैसे पार्टिसिपेट करता है भाई, तो एक्सटर्नल सेक्टर ऐसे पार्टिसिपेट करता है कि एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो अपन करते हैं, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग, अपन इंडिया वाले घर वाले लोग, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग. मतलब क्या हुआ इसका, इट मीन्स दैट जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है. अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इंडिया में बनी, एंड व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग दैट आउट ऑफ इंडिया to any other person who is living out of India, that is export. What is import, when you are particularly purchasing a goods or purchasing a services which is being made outside of India into India, okay, then that is called import. एंड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स के अलावा कैपिटल भी आती जाती रहती है. मतलब इंडिया के कैपिटलिस्ट लोग बाहर के, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और बाहर के जो कैपिटलिस्ट लोग, जैसे इंडिया में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, फॉरेन से डायरेक्टली आता है, उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. बहुत लेमन वाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, बाकी तो अपन पढ़ेंगे ही आगे जाके. तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. ठीक है सर, पढ़ लिया हमने 4 सेक्टर होते हैं. तो आप आए क्यों थे यहाँ पे, मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे आपकी इकोनॉमिक एजेंट के बारे में बताना था. तो ये जो चारों सेक्टर होते हैं इनको इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं. मतलब जो हाउस होल्ड में जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा कंजम्पशन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, पैसा ले रही है, ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं. ये इकोनॉमी में काम करते हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. अब आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. ये जो एक पेज आप देख रहे हैं ना, ये आपके चैप्टर में ऐसे नहीं दिया हुआ, ये मैंने बनाया है. आपका पूरा चैप्टर पढ़ के, आपके चैप्टर का निचोड़ निकाल के
जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने इस 1-2 पेजेस में डाल दी है, 2-3 पेजेस में डाल दी है। तो आप अगर ये 2-3 पेजेस ही पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी चैप्टर में तो ऐसे दिया हुआ है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है भाई कि उसमें एक तो प्राइवेट ओनरशिप होती है गुड्स की, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया जहाँ पे है ना, मतलब कि जो गुड्स है, जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो ओनरशिप है वो प्राइवेट है उनकी। फिर प्रोडक्शन इसीलिए होता है क्योंकि है ना मेरे को सेल करना है मार्केट में, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के पर्पज से प्रोडक्शन होता है जहाँ पे, जिस इकोनॉमी में। फिर तीसरा, जहाँ पे लैंड, जहाँ पे लेबर के सर्विसेज का सेल परचेज होता है एक रेट पे, जिस रेट को वेज रेट कहा जाता है। वेज रेट मतलब रेट एट विच लेबर्स का सर्विसेज इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड, दैट इज अ रेट। सो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक जिस इकोनॉमी में होते हैं उसे हम अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ओके बच्चों, ओके सर।